हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स या फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें जो है आपका एल्कली मेटल्स, ये तो एल्कलाइन है, वो एल्कली मेटल्स था, वो हमने पढ़ लिया। अब हमारा चल रहा था सेकेंड ए ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये चल रहा था। और इसमें भी हमने कुछ 9 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, लाइक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी कि सेकेंड ए ग्रुप की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, इनका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी इसी तरह 10th आपका नंबर चल रहा है। अगर इससे पहले वाला आपने अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये 10 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाएगी। 9 प्रॉपर्टीज के बाद आपकी 10th प्रॉपर्टीज चल रही है सेकेंड ए ग्रुप की या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की 10 आपकी प्रॉपर्टीज, जो है आपकी कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी या कंडक्टिंग नेचर, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टिंग नेचर क्या होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर? क्योंकि इनके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं पूरी क्रिस्टल में। इनके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो क्रिस्टल के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये क्या होंगे, कंडक्टिंग नेचर, अच्छे कंडक्टर्स होंगे। या सेकेंडरी ग्रुप की कंडक्टिविटी नेचर या कंडक्टिंग नेचर का कारण क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, उसके वैलेंस शेल में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। तो वैलेंस शेल में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या करेंगे, इजीली मूव कर सकते हैं क्रिस्टल में, और मूव करने के कारण वो क्या होंगे, अच्छे कंडक्टर कहलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए फर्स्ट सेकेंडरी ग्रुप को हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप में कैसे ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो इस ग्रुप में कंडक्टिंग नेचर विल इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जब आप सेकेंडरी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कंडक्टिंग नेचर इंक्रीज होगी, ठीक है। इन ग्रुप कंडक्टिंग नेचर विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड आने पर कंडक्टिंग नेचर इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा तो आपका कंडक्टिंग नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपका सेकेंड ग्रुप है हमने उसके एलिमेंट्स भी पढ़े थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये होते हैं। जबकि रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये देखो नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, आपका कंडक्टिंग नेचर बढ़ रहा है। हम कंडक्टिंग नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने उसी के लिए बनाया है। बेरिलियम से ज्यादा होगा कंडक्टिंग नेचर मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा कैल्शियम का, उससे ज्यादा स्ट्रांशियम का, और उससे ज्यादा बेरियम का सबसे ज्यादा कंडक्टिंग नेचर होता है। और ये तो आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये था कंडक्टिंग नेचर या कंडक्टिविटी के बारे में सेकेंडरी ग्रुप की। चलिए अब देखते हैं अपनी 11th प्रॉपर्टीज, फ्लेम नेचर या फ्लेम कलर, ठीक है। तो इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम डोंट गिव एनी कलर। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते हैं। इन फ्लेम में आने पर, फ्लेम में बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनका जो आईपी वैल्यू है, आईपी हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी हमने डेफिनेशन भी देखी थी फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक है। अभी हम फिर से पढ़ेंगे। आपकी जो 12th प्रॉपर्टीज है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही है, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा था, इसमें सेकंड ग्रुप का देखेंगे। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम होता है, डेफिनेशन वही होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वही है, लेकिन अलग अलग ग्रुप में कैसे डिक्रीज इंक्रीज होगी वो देखेंगे, ठीक है। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, फ्लेम में कोई कलर नहीं देते, क्योंकि उनका जो आईपी है वो बहुत ज्यादा होता है। उनका आईपी वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड फ्लेम कांट प्रोवाइड सच एनर्जी। और जब आईपी वैल्यू उनका इतना ज्यादा है तो क्या होगा, आईपी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है।
तो फ्लेम क्या होगा, फ्लेम भी उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता जिससे कि क्या हो, उनका एक्साइट हो सके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका वैलेंस शेल एक्साइट हो सके, इतनी फ्लेम में भी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, समझिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, कोई भी कलर नहीं देते हैं फ्लेम में। क्योंकि कोई कलर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जो ये फ्लेम है वो भी इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाती है एल्कलाइन अर्थ बेरिलियम और मैग्नीशियम को, जिससे इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइट हो सके। बट लेकिन रेस्ट एलिमेंट्स गिव अ पर्टिकुलर कलर, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं, गिव अ पर्टिकुलर कलर, वो एक पर्टिकुलर अपना एक कलर देते हैं, किसमें, फ्लेम में। यानी कि सब अपना अपना अलग अलग कलर देंगे फ्लेम में। मतलब इनको लेकर आए फ्लेम में तो इन्होंने तो कोई कलर शो ही नहीं किया, लेकिन जब इसको लेकर आएंगे तो ये अपना एक अलग कलर देगा, स्ट्रांशियम भी अपना एक अलग कलर देगा, और बेरियम भी अपना एक अलग कलर देगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कोई कलर नहीं देते फ्लेम में, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो अपना अपना अलग एक कलर देते हैं फ्लेम में। ठीक है, और क्यों देते हैं, क्योंकि दे विल एब्जॉर्ब, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन, किससे, फ्लेम से। जब हम उन्हें फ्लेम में लेकर आएंगे तो फ्लेम से मिलने वाले रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, तो और उनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मूव हो जाता है टू हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब क्या हुआ, जो फ्लेम से इन्हें रेडिएशन एनर्जी मिल रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इनका इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेज या हायर एनर्जी स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, मूव कर जाता है। बट इट इज एन अनस्टेबल, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल स्टेज होती है, आपको पता है, एक्साइटेड स्टेज या हायर एनर्जी लेवल जो होती है वो अनस्टेबल स्टेट मानी जाती है, क्योंकि वहां पर कोई भी ज्यादा देर रुकता नहीं है, वापस आना ही पड़ता है अपनी स्टेट में। तो जो आपकी, बट इट इज एन अनस्टेबल स्टेट, तो जो आपकी है हायर एनर्जी लेवल स्टेज या एक्साइटेड स्टेज जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है। सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपका देयर, देयर इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ वापस आ जाते हैं, टू द ग्राउंड स्टेट, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर, आफ्टर रिलीजिंग एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करते हुए वापस से अपनी स्टेज पे वापस आ जाते हैं। सच एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप को ही, ये एनर्जी गैप जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर कलर नेचर, उनकी कलर नेचर के लिए यही एनर्जी गैप क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि जब आप इन जो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको फ्लेम में लाओगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कोई कलर देने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि उनका आईपी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो रेस्ट एलिमेंट्स है वो कलर शो करेंगे और अपना अपना एक अलग पर्टिकुलर कलर देंगे, और ये डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी पर कि कौन एलिमेंट्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हम फ्लेम के पास इन एलिमेंट्स को लाएंगे, फ्लेम में लाएंगे, ये क्या करेंगे, फ्लेम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे इनका इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएगा या हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। लेकिन जो आपकी एक्साइटेड स्टेज या हायर एनर्जी लेवल है वो अनस्टेबल स्टेज मानी जाती है, तो वहां पे कोई रुकता नहीं है ज्यादा देर, वापस से अपनी स्टेज में वापस आ जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद वापस से अपनी स्टेज में आएंगे, और जब वो वापस आ रहे होंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी वो रिलीज करके आएंगे, और इसी एनर्जी गैप को ही हम क्या कहते हैं कि यही एनर्जी गैप रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट्स के फ्लेम कलर के लिए या कलर नेचर के लिए। ठीक है, तो जैसे बेरियम, जो आपका बेरियम है, ये दोनों तो कलर देंगे ही नहीं, ठीक है, ये तीनों देखो, ये दोनों तो कलर नहीं देंगे, बेरियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम कैसा कलर देगा आपका, कैल्शियम देगा क्रीमशन रेड का, ठीक है, स्ट्रांशियम देगा आपका क्रीमशन रेड का, और बेरियम देगा आपका ग्रीन का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इनको नोट करिए, फिर हम चलते हैं 12th पॉइंट पर, जो है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आईपी, जो अभी नाम आया ना फिर से इसको पढ़ते हैं कि आईपी क्या है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या फ्लेम कलर दोनों आपको समझ आ गए होंगे। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होंगी ग्रुप में, जबकि फ्लेम कलर का मतलब है कि हम देखेंगे फ्लेम में कौन सा एलिमेंट क्या कलर देता है, जिसमें दो तो स्टार्टिंग के देंगे ही नहीं,
और ये दो आपको याद रखने का तरीका, दो देंगे ही नहीं कलर, दो देंगे भी तो क्रिम्सन रेड और एक देगा ग्रीन, और ये तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपनी 12th पॉइंट पर। चलिए आगे देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज 12, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आईपी वैल्यू ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसको शॉर्ट में आईपी भी बोलते हैं। तो आईपी वैल्यू ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स इज वेरी हाई। तो एल्कालाइन अर्थ मेटल्स की जो आईपी वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। क्यों है बहुत ज़्यादा, ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, उनकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से। आपने देखा सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 होता है। तो उनकी जो NH2 है यानी कि कंप्लीट आपका पूरा ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड होता है, तभी हम क्या मानते हैं उसको कि ये जो है स्टेबल या अनस्टेबल, सॉरी अगर आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तब हम उसे मानते हैं कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। और NH2 में देखो दोनों दो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल क्या हुआ, पूरा फिल है, पूरा है तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है NH2। तो ये वही बोल रहे हैं कि आईपी वैल्यू एल्कालाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा उसकी उतनी ही आईपी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, आईपी वैल्यू ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज मोर देन, और इनकी जो आईपी वैल्यू है वो सेकेंडरी ग्रुप की जो आईपी वैल्यू है वो फर्स्ट स्टेज से भी ज़्यादा होगी, अपने पहले वालों से भी ज़्यादा होगी और अपने बाद वालों से भी ज़्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेज से भी ज़्यादा होगी और थर्ड ए से भी ज़्यादा होगी। तो आईपी वैल्यू ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट इज मोर देन फर्स्ट ए ग्रुप एज वेल एज थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। तो सेकेंडरी ग्रुप की जो आपकी सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी जो आईपी वैल्यू है वो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट से भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों है, और इसका रीजन है कि इनका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप का स्टेबल नहीं था, वहां आ रहा था NH1 एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है, तो उसका इतना स्टेबल नहीं था, और थर्ड का भी होगा नहीं स्टेबल। तो ये लिखा है आगे कि इन अ गिवन ग्रुप, और जो आपको ग्रुप दिया गया है उसमें आईपी वैल्यू डिक्रीज होगी, विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे सेकेंडरी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आईपी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका वो भी डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज इन सेम ऑर्डर। जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी डिक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा तो आईपी वैल्यू भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ an electron from their external shell will require less amount of energy, ठीक है। किसी भी ग्रुप में जब हम किसी भी ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं, हम किसी भी ग्रुप के लिए बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो आईपी वैल्यू डिक्रीज ही होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ले रहे हैं, कौन सा, सेकेंडरी ग्रुप, तो हम सेकेंडरी की बात करेंगे। तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा, आईपी वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड आएंगे जब हम, तो आपकी आईपी वैल्यू घटेगी। और क्यों घटेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो आईपी वैल्यू भी घट जाएगी। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा यानी कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कमजोर हुई, और कमजोर हुई तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएगा, और इजीली डोनेट हो जाएगा तो अब एनर्जी कम देनी पड़ेगी जितनी की पहले देनी पड़ रही थी, ठीक है। तो आईपी वैल्यू तो वही है ना, ये तो एनर्जी ही है, जितनी एनर्जी आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देते हैं, ठीक है, उसे तो बोलते हैं। तो क्या हो गया आपका, अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है तो आईपी भी कम हो गया। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं वो कि किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर की नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो EMC क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उनके बाहरी शेल से वो आसान हो जाएगा, और वो इसीलिए उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आगे अब जो फर्स्ट आईपी वैल्यू है किसका, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, वो ज्यादा होगी देन सेकंड। अब फर्स्ट आईपी वैल्यू ज्यादा होगी सेकंड आईपी वैल्यू से, ये भी है, बिकॉज क्यों होगी फर्स्ट आईपी वैल्यू सेकंड आईपी वैल्यू से ज्यादा, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लोगे तो अब इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा NS1, जो कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है। अभी देखा हमने 2 वाला स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, फुलफिल्ड होगा, तो वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट आईपी वैल्यू ज्यादा होगी सेकंड आईपी वैल्यू से, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उनका कॉन्फिगरेशन जो है आपका लेस
स्टेबल हो जाएगा देन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन था आपका NS2 है, देखो यहाँ पर बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो NS1 हो जाएगा। अब ये उतना स्टेबल नहीं है तो इसके लिए IP की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो रीज़न पता चल गया। पहली बात तो IP वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हम क्या देते हैं रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये जो IP वैल्यू है तो पता चल गया। अब IP वैल्यू भी ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो घटेगी, क्योंकि ENC घटेगी तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनपे पकड़ कमजोर होगी, और कमजोर होगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, वो इजीली बाहर जा सकते हैं, और जैसे ही बाहर निकल जाएंगे आसानी से तो अब उतनी एनर्जी, अब कोई खुद बाहर निकल रहा है तो एनर्जी आपको देनी ही नहीं पड़ रही, और एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही तो IP ही तो डिक्रीज हो रही है, तो IP डिक्रीज हो रही है। और फर्स्ट IP ज्यादा होगी सेकेंड IP से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल लोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया अनस्टेबल, अब इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा आसान, तो सेकेंड IP वैल्यू हो जाती है कम फर्स्ट IP वैल्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं आप, हाइड्रोक्साइड्स। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं और आपके हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है MOH का ट्वाइस। उसमें तो बनाया था फर्स्ट ग्रुप में MOH, और ये वाला बनाएंगे MOH का ट्वाइस, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के लिए ये था, और सेकेंड ग्रुप जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमें तो ये पढ़ रहे हैं, सेकेंड ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो गया, MOH का ट्वाइस। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है MOH का होल ट्वाइस। और रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, और एल्कलाइन मेटल्स की वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद वाटर इज एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होगी रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, बट द अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या होगी, कम होगी। जो हीट रिलीज हो रही है, जनरेट हो रही है, वो कम होगी देन एल्कली मेटल से, एल्कली मेटल से कम होगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड तो बनाएगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी, एल्कली मेटल से भी बनाया था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बनाएंगी हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, लेकिन और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगी, जैसे आपकी फर्स्ट ए ग्रुप में थी, लेकिन फर्स्ट ए से ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप से ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट हीट रिलीज हो रही है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है वो एल्कली मेटल से कम होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं 14th पॉइंट की तरफ। चलिए आगे देखते हैं 14 पॉइंट आपका रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं। तो जो सेकेंड ग्रुप है एलिमेंट, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आर रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करते हैं, बिकॉज दे विल लूज, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो लूज कर सकते हैं जो उनके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं ऑफ देयर वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल, एंड दे हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड, और क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं। जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो आउटरमोस्ट शेल है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली उन्हें डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और क्या हो जाते कर लेते हैं, खुद का ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इसीलिए वो क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और रिड्यूसिंग नेचर इसकी सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स की वो वीकर होती है देन एल्कली मेटल से, ठीक है। जो रिड्यूसिंग नेचर है सेकेंडरी ग्रुप की वो एल्कली मेटल से कम होगी, क्योंकि रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉनों को देना एक्सटर्नल शेल से ज्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू वन। फर्स्ट ग्रुप के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, तो वो इजीली डोनेट कर देते थे और ऑक्सीडाइज्ड हो जाते थे, और ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण रिड्यूसिंग नेचर रखते थे। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या है, ये भी क्या करते हैं, जो इनके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और खुद का ऑक्सीडाइज करा लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन किससे कमजोर है, किससे वीकर होंगे, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है,
देन फर्स्ट ग्रुप से, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो रिड्यूसिंग नेचर किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की विल इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में, तो रिड्यूसिंग नेचर किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल से सेकेंडरी ग्रुप की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, मतलब जो ENC है वो कम होगा, ENC कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, और इजीली लूज हो जाएगा तो रिड्यूसिंग नेचर अच्छी होती जाएगी। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स में डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में देखें तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेरियम, ठीक है। ये है इसका ऑर्डर रिड्यूसिंग एजेंट का। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका 15 पॉइंट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होती है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो लेस रिएक्टिव है देन एल्कली मेटल से, एल्कली मेटल से रिएक्टिव कम है, क्यों, क्योंकि आईपी वैल्यू क्या है इनकी, बहुत ज्यादा है। किसकी आईपी वैल्यू ज्यादा, अभी देखा था हमने, आईपी वैल्यू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप, अपने आसपास वालों से ज्यादा आईपी है सेकेंड ग्रुप की, क्योंकि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल से, क्योंकि इनकी आईपी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इन अ गिवन ग्रुप, ठीक है, अब आईपी वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, रिएक्टिव कम होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इन गिवन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी किसी भी इन गिवन ग्रुप, यानी कि जो आपको ग्रुप दिया गया है सेकेंड ग्रुप, उसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जब आप जाओगे ग्रुप में तो इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ENC घट जाएगा, ENC घट जाएगा तो क्या होगा, इजीली क्या कर पाएंगे, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले दे सकते हैं, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस से बाहरी शेल की जो दूरी है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, रिएक्टिव ज्यादा होंगे। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल और ड्यू टू डिक्रीज इन आईपी वैल्यू, और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है, वैसे ही आपका आईपी वैल्यू भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेरियम, रिएक्टिविटी देख रहे हैं ना, बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम। तो यही ऑर्डर है आपका रिड्यूसिंग नेचर का, और यही ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का, ठीक है। तो रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग नेचर तो हो गया। अब चलते हैं अपना 16 पॉइंट जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड यानी कि ये क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के कारण हाइड्राइड बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स करते हैं, सेम वैसा ही। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्राइड्स बना लेते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है MH2, ठीक है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बना लेते हैं, वाटर से करके तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और हाइड्रोजन से करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MH2, ठीक है, MH2। एंड दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक, और ये जो हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक है नेचर में, जिसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, हाइड्रोजन की -1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, -1, क्योंकि ये हाइड्राइड्स कैसे हैं, आयनिक है नेचर में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की -1, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है। अब आज हमने देखा कंडक्टिव नेचर, तो हमने कंडक्टिंग नेचर देखा, फिर हमने क्या देखा, आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, रिएक्टिविटी देखी इसकी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स,
रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, और हमने फ्लेम कलर, ये हमने सारे कुछ पॉइंट्स देखे आज। अब इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।